अनंत जय जोहार, हरि भजन दुर्वे जोहार। सबसे माफ़ी चाहूँगी कि इतनी देर रात में लाइव आ रही हूँ, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मेरा प्रोग्राम रहा था कहीं पे शहडोल मध्य प्रदेश में, लेकिन किसी कारणवश वह प्रोग्राम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 2-3 ऐसे प्रोग्राम जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था कि दीदी आप हमारे यहाँ पे आइए, विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमको संबोधित करिए, तो मैंने उनको मना कर दिया था। और यह प्रोग्राम भी चूँकि स्थगित हो गया है, मेरा प्रोग्राम जो शहडोल में था विश्व आदिवासी दिवस के दिन वह स्थगित हो गया है। इस प्रोग्राम का स्थगित होने का मेन कारण है कि वहाँ पे प्रशासनिक अनुमति नहीं थी, और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि जो गैर भाजपाई राज्य हैं वहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टियाँ दी जा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक तरफ से जो भाजपा सरकार है वह कह रही है कि हम आदिवासियों के हितैषी है, और आदिवासी राष्ट्रपति भी बना चुके हैं, लेकिन आदिवासियों के हितकारी तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ पे वह विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित नहीं कर रही है। खैर ठीक है, हम आदिवासी हैं, हम तो अपने दिवस को मनाएंगे, अपने त्यौहार को तो धूमधाम से मनाएंगे ही। कुछ दिनों से बहुत एक दुष्प्रचार हो रहा है कि ये विश्व आदिवासी दिवस है, ये विदेशी संस्कृति है, विदेशी लोगों के द्वारा प्रायोजित चीज़ें हैं, जबकि इस चीज़ को जानने के लिए आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। 2 मतलब कंट्रीज़ है, जिसमें एक कंट्री के जो महादेश है उसके तो हम गुलाम रहे थे कालांतर में, आपका ब्रिटेन के, जो कि यूनाइटेड किंगडम का कहा जाए पार्ट है जो भी। दूसरा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम कहते हैं। तो ये 2 जो संगठन हैं, इनके तहत बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रापत्र होते हैं जिसपे भारत ने अभिसमय होते जिसपे भारत ने हस्ताक्षर किया है। अच्छा, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, माफ़ कीजिएगा। मैंने हेडफोन लगाया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यह हेडफोन निकाल देना चाहिए, तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ पाए। तो लोग ये कहते हैं कि जो विश्व आदिवासी दिवस है यह विदेशी लोगों द्वारा मनाया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप में देखा जाए तो ना सिर्फ भारत बल्कि 193 कंट्रीज़ जो है 193 कंट्रीज़ जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन के भाग रहे हैं, चाहे विश्व शांति की बात हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि चाइना मुद्दे पे भारत अक्सर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, या फिर कोई विदेशी देश होते हैं जिनको राज्य कहा जाता है, अंग कहा जाता है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उन जगहों पे कभी भी मतलब कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रापत्र होते हैं, संधियां होती है, उसके तहत भारत वहाँ पे हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करता है। तो इस तरह के कई सारे आपके प्रापत्र पे भारत ने हस्ताक्षर किया हुआ है, चूँकि वह बहुत सारी चीज़ों में लेन देन की वजह से, या फिर आंतरिक सुरक्षा की वजह से, बाह्य सुरक्षा की वजह से, या फिर आदान प्रदान की वजह से, जो भी है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस की वजह से बहुत सारे कंट्रीज से वो जुड़ा हुआ है। तो ये ना सिर्फ भारत बल्कि कई सारे कंट्रीज़ हैं जिनको एक दूसरे देश की शांति वगैरह के चलते, या फिर आयात निर्यात के चलते मतलब एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो एक यूनाइटेड किंगडम होता है, ब्रिटेन होता है, जहाँ जिसके हम गुलाम रह चुके थे, और वर्तमान में हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी है ब्रिटेन से। तो उस जगह पे भी आपके ब्रिटेन से बहुत सारे मतलब कि जो संधियाँ होती उस पर भी भारत ने हस्ताक्षर किया था। दूसरी बात है, ठीक वैसे ही आपका यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके भी कई सारे जो संधियाँ होती है उस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। लेकिन मेन बात ये आती है कि वो सारे संधियाँ बाध्यकारी तब तक नहीं है जब तक कि संविधान में उस तरह से रिलेटेड कोई अनुच्छेद ना हो। तो यूनाइटेड नेशन का भाग होने की वजह से भारत ने 2 तरह के प्रापत्र, जैसे कि यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनके हित के लिए, उनके खाने पीने के लिए, जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत सारे मतलब कि आपके जो संधियाँ उस पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही साथ भारत के जो 8% आदिवासी हैं उनके लिए भी उन्होंने, जो भारत ने एक अभिसमय होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कन्वेंशन 107,
उसके तहत भारत में जो बसने वाले जो आदिवासी हैं उनके हित के लिए, उनके जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, या फिर आपका कहा जाए कि राजनीतिक विकास के लिए भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रापत्र है जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किया है, ILO कन्वेंशन 107। तो इस तरह की बातें हैं। जब भारत यूनाइटेड नेशन का जब अंग बना, उस पर जब जुड़ा, तब आपका सन 1994 में 9 अगस्त 1994 में आपका एक मीटिंग हुई जिसमें पूरे जितने भी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राज्य थे, उन्होंने ये बात स्वीकारी कि पूरे विश्व भर के जितने भी आपके जो यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज, 193 कंट्रीज में जितने भी जो मूल निवासी या मूलवासी कहा जाए, या आदिवासी कहा जाए, या ट्राइब कहा जाए, या फिर इंडिजिनस पीपल कहा जाए, इनकी सुरक्षा के लिए हम बाध्यकारी रहेंगे। इस तरह का जो आपका मतलब एक उद्बोधन के साथ ही उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के रूप में आपका उसको मनाने का निर्णय किया। तो इस तरह से हर 9 अगस्त को ना सिर्फ भारत बल्कि जो यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज जो है, जो सदस्य राज्य हैं, वो भी आपका कहा जाए तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में, हमारे देश में चूंकि आपका इंडिजिनस पीपल को हम आदिवासी, जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो मूल मालिक हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं, तो उनके लिए हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि ये विदेशी शक्तियों का हाथ है या फिर विदेशी लोग ये मनाते हैं, नहीं। भारत भी चूंकि यूनाइटेड नेशन का पार्ट रहा है, और ना सिर्फ आदिवासियों के लिए बल्कि गैर आदिवासी जो है बाकी के, उनके लिए भी आज तक यूनाइटेड नेशन से मदद मिलती आ रही है। कहीं ना कहीं जो मतलब आपका उनमें जो हस्ताक्षर है, चाहे सुरक्षा के लिए, चाहे मतलब कि खाने पीने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, चाहे और भी कई तरह के जो आपके जो संधि हैं, उनके तहत इंडिया काम करता है। बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जब तक कि संविधान के अनुच्छेद के तहत वो चीज़ें ना हो तब तक वो उसको मतलब मानता ही है। उससे मिलते जुलते प्रावधान, उससे मिलते जुलते जो आपका अनुच्छेद वो संविधान में होने चाहिए, तब जाके वो संधि, उन संधियों का पालन भारत करता है। अब बात आती है विश्व आदिवासी दिवस की। एक जो वहम फैलाया जा रहा है आदिवासी शब्द को लेके, चूँकि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल का अर्थ ये लगाया जा रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के मापदंड के अनुसार, या फिर उसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है मूल निवासी। अब भारत के जो आपका कहा जाए कि भारत के 8% आदिवासियों को मूलवासी कहा जा रहा है, और बाकी के कुछ है जो जनसंख्या है उनको कहा जा रहा है मूल निवासी। साफ साफ शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि ये जो मूल निवासी शब्द है यह झारखंड से ही निकल कर आया है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंडिजिनस पीपल का अर्थ होता है, यूनाइटेड नेशन के अर्थों में इंडिजिनस पीपल का ऐसे मीनिंग तो निकल रहा है मूल निवासी, लेकिन इंडिजिनस पीपल का अगर शब्दावली आप निकालेंगे यूनाइटेड नेशन के तर्ज पर, तो वैसे लोग जो कि पूरे जैसे आप पूरे देश की जनसंख्या से अलग थलग रहते हो, जिनकी अपनी अनूठी बोली भाषा संस्कृति हो, ठीक है, उनका अपना विशेष क्षेत्राधिकार हो, उनकी अपनी एक रूढ़ी प्रथा हो, उनका अपना एक मतलब जो ग्राम व्यवस्था जो होता है जिसको उसमें बोला जाता है स्वशासन व्यवस्था, या फिर आपका जो आत्मनिर्णय की शक्ति होती है, जैसे हमारे लैंग्वेज में तो उसको हम स्वशासन कहते हैं, अबुआ अबुआ कहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के शब्दों में उसको कहा जाता है आत्मनिर्णय या फिर स्वशासन। तो ऐसे लोग जो कि पूरे देश की जनसंख्या से अलग थलग रहते हों, जैसे कि हमारे देश में है भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका अंग्रेज के समय में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे थी, तो उन क्षेत्रों को कहा गया जहाँ पे आदिवासी बहुल मात्रा में रहते थे, उन क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसको कहा गया वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र मतलब एक्सक्लूडेड एरिया, और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया मतलब कि आंशिक वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र जो है वो आज के जो संविधान 1950 में जो संविधान बना, जो वर्जित क्षेत्र थे उनको 6ठी अनुसूची में रखा गया। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जैसे कि नागालैंड हो गए, जिनको करार के तहत थोड़ा मतलब विशेषाधिकार प्राप्त है आर्टिकल 371 के तहत जो भी। और जो आंशिक वर्जित क्षेत्र थे
जहाँ पे कहीं पे आदिवासी रहते हैं, कहीं पे नहीं रहते हैं किसी राज्य में, तो उन क्षेत्रों को कहा गया 5वीं अनुसूची। तो जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इंडिजेनस पीपल के जो अर्थों में कहा गया कि वैसी जनसंख्या जो कि कहा जाए देश की जनसंख्या से अलग थलग रहती है, यानी कि 5वीं क्षेत्र में रहते हो या 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में रहते हो, वो इंडिजेनस पीपल है। तो उस शब्दों में कहा जाए तो जो 8% भारत की जनसंख्या है आदिवासियों की, उनमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चूंकि वो रहते हैं, इसलिए उनको आदिवासी कहा जाएगा या इंडिजेनस पीपल कहा जाएगा या मूलवासी, मूल निवासी कह लीजिए, उनको कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि उनमें अनूठी बोली भाषा संस्कृति होती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है जैसे कि आदिवासी, मूलवासी, मूल निवासी में ये भी कहा जा सकता है कि जैसे 5वीं अनुसूची के रूप में 10 राज्य के कुछ जो क्षेत्र हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे झारखंड राज्य की बात करूं तो झारखंड राज्य में 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं और 11 जिले जो हैं वो सामान्य क्षेत्र घोषित हैं। तो लेकिन जो सामान्य क्षेत्र घोषित है 11 जिले, वहाँ के जो ट्राइब हैं, वहाँ के जो ट्राइब है वो भी मतलब कि जो एसटी है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जैसे 32 ट्राइब के अलावा नोटिफाइड, यहाँ पे 32 ट्राइब नोटिफाइड है, उसके अलावा भी कुछ मतलब कि ऐसे जो अनुसूचित जनजाति हैं जिनको एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है, कालांतर में वो एसटी रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करें, आपका उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे जो गोंड जनजाति है, ऐसे तो ट्राइब है, आदिवासी है, आदिवासी कहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जनजाति घोषित नहीं है, बिहार में जनजाति घोषित नहीं है, लेकिन है तो वो आदिवासी है। तो उनको भी हम ऐसे तो संविधान के तहत जो आदिवासी है उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो एक जो मतलब बहुत दुर्भावनापूर्ण स्थिति है कि आदिवासी शब्द को संविधान में नहीं रखा गया। तो जो इसी कारण से जो विश्व आदिवासी दिवस है, इसके जो मतलब आपका जो मीनिंग पे बहुत सारे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आदिवासी शब्द था, ऐसे भी हम बोलते हैं कि जो संविधान में आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब के रूप में रखा गया, उस जगह पे हमको आदिवासी कहा जाए। ये बहुत सालों की हमारी मांग है, ये मांग तो पूरी होनी चाहिए। तो ये जो आदिवासी शब्द है वो संविधान जिस समय बन रहा था, तो उस समय पे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जो कि संविधान सभा के निर्माता भी थे, संविधान के निर्माता थे, संविधान सभा के पहले आदिवासी, या कहा जाए कि 5 आदिवासी जो थे उनमें से सबसे प्रमुख थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात रखी थी कि हमको आदिवासी का दर्जा दिया जाए, चूँकि हम आदिवासी हैं, हमको कोई और शब्द अपने लिए मंजूर नहीं है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 13(5) में यह आदिवासी शब्द डाला जाना चाहिए था, चूँकि जो मूल मसौदे में आदिवासी शब्द था, लेकिन उसको एक साजिश के तहत हटाया गया कि नहीं, आदिवासी शब्द जो है वो अछूत की तरह लगता है। तो ये विरोधाभास जो है कि आदिवासी शब्द को उस समय पर हटाया गया, लेकिन आज मतलब कि हमको संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया, शेड्यूल ट्राइब के रूप में घोषित किया गया। तो वो जो चीज़ें हैं वो संविधान में आज लिखित है, जिसके तहत मतलब बहुत सारी चीज़ों से मतलब हमको वंचित होना पड़ता है, बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों से हमको वंचित होना पड़ता है। खासकर जब बात करें 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजेनस पीपल, तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि इंडिजेनस पीपल का मतलब होता है आपका मूल निवासी। और भारत में आदिवासियों को तो एक शब्द दिया गया है मूलवासी करके, जबकि आदिवासी, मूल निवासी, मूलवासी या फिर कहा जाए इंडिजिनस पीपल या ट्राइब या शेड्यूल ट्राइब, ये सारे एक ही चीज़ हैं। और बात आती है, थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूँ तो 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में साफ साफ ये कहा गया है कि 8% आदिवासी जो है, 8% आदिवासी जो है वही भारत के मूल मालिक है, और मतलब वही आदिवासी, वही शेड्यूल ट्राइब है। इस तरह की बातें मतलब आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैसे लोग जो कि जन्म से तो आदिवासी है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में पलायन करने की वजह से वो एसटी के स्टेटस में नहीं डाले गए, उन आदिवासी तो रहे, बाई डीएनए वो आदिवासी रहे। कुछ की बात कर रही हूँ मैं, जैसे गोंड जनजाति, जो कि आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है तो वो जन्म से आदिवासी, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में उनको एसटी के स्टेटस में नहीं रखा गया। साथ ही साथ में जैसे कि उरांव ट्राइब है, वो झारखंड में एसटी के स्टेटस में रखा गया, जन्म से आदिवासी हैं।
एसटी के स्टेटस में रखा गया है। संवैधानिक यहाँ पे 32 ट्राइब में उनको जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन बात करें आपका महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली क्षेत्र के जो उरांव आदिवासियों को साजिशन उनको ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया। जबकि हुआ क्या था कि पहले गढ़चिरौली जो था वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में उरांव ट्राइब की जनसंख्या है और वहाँ पे उरांव ट्राइब को, उरांव आदिवासियों को वहाँ पे जनजाति का दर्जा है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है। जन्म से तो वो आदिवासी है और संविधान के तहत जो नोटिफिकेशन निकलता है शेड्यूल ट्राइब का, उसके तहत मध्य प्रदेश में उरांव ट्राइब को, उरांव आदिवासियों को एसटी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन एक साजिशन जब क्षेत्र का निर्धारण हुआ, क्षेत्र के निर्धारण में जैसे कि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, किसी राज्य का को आप तोड़ सकते हैं, संसद तोड़ सकता है, सीमाना को तोड़ सकता है, इधर उधर कर सकता है, किसी दूसरे राज्य में जोड़ सकता है। तो गढ़चिरौली को तोड़कर उसको फिर महाराष्ट्र में मिला दिया गया, तो वो हमारी गलती तो नहीं थी। लेकिन वहाँ से उरांव ट्राइब को एसटी के स्टेटस से हटाकर उसको किसी और कम्युनिटी में डाल दिया गया, या एससी हो गए या ओबीसी हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे 8% आदिवासी तो है ही आदिवासी, आदिवासी है, मूल निवासी है, मूलवासी है और एबोरिजिन है और इंडिजिनस पीपल है। लेकिन कुछ ऐसे भी आदिवासी हैं जिनको नोटिफिकेशन में तो होना चाहिए था, लेकिन उनको राज्य को तोड़ने की वजह से वो किसी दूसरे राज्य में चले गए हों या पलायन कर गए हों, तो उनको एसटी के स्टेटस में नहीं रखा गया। तो एक तरह से ये जो बात है कि एसटी कौन है या आदिवासी कौन है, संविधान के तहत तो हमको शेड्यूल ट्राइब कहा गया, तो आदिवासी कौन है जिनकी अपनी एक विशेष क्षेत्र होता है। जैसे कि उरांव ट्राइब को यहाँ पे झारखंड में एसटी का दर्जा है, छत्तीसगढ़ में एसटी का दर्जा है, मध्य प्रदेश में एसटी का दर्जा है, लेकिन महाराष्ट्र में एसटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक विशेष क्षेत्र होता है और विशेष क्षेत्र की वजह से ही उनको आरक्षण, हर तरह का आरक्षण प्राप्त है, जो कि आरक्षण पे भी एक विरोधाभास की स्थिति पैदा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण हमारे जल जंगल जमीन से है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि शॉर्ट में मैं एक एग्जाम्पल के तहत बताती हूँ कि आरक्षण क्या है। क्यों हमको 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड में उरांव ट्राइब को 32 जो जनजाति में रखा गया है, लेकिन महाराष्ट्र में उरांव को एसटी के स्टेटस में नहीं रखा गया है, क्योंकि उनका एक अपना विशेष क्षेत्र होता है। और यही जो है आपका विषय। चलिए मैं पहले आरक्षण के बारे में बता दूं। फॉर एग्जाम्पल एक अलमारी लेते हैं, तो अलमारी के 4 भाग हैं। 4 भाग में मान लिया जाए कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल 4 लोग रह रहे हैं वहाँ पे। उस तहत में वो जो आरक्षण कहा जाए तो 25% सब में बांटा गया है। ठीक है, मान लिया जाए कि 2 भाई उसमें से निकल गए। ठीक है, 4 भाइयों में बांटा गया है, 4 भाइयों को 25% आरक्षण मिला हुआ है किसी अलमारी में। ठीक है, अब उसमें से 2 भाई चले गए कहीं बाहर कमाने के लिए, बचे 2 भाई। अब उन दोनों भाई को वहाँ पे 50-50% आरक्षण मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वहाँ पे फिर एक भाई किसी वजह से वो चला गया कहीं बाहर, और अकेला भाई जो बचता है उसको उस अलमारी में 100 के 100% रिजर्वेशन मिलता है। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% रिजर्वेशन होता है, यह टेरिटोरियल होता है कि पूरा क्षेत्र अगर आदिवासी क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में जो यहाँ के जो निवासी है, जैसे 32 ट्राइब यहाँ पे नोटिफाइड है, इनके लिए ही 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। यही है आरक्षण। और जिस दिन हम अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं और पलायन कर जाते हैं तो हमारा जो आरक्षण होता है वो बट जाता है, वो चला जाता है, या एसटी का स्टेटस हमारा चला जाता है। तो जैसे कि मैं कहूँ कि अगर ब्राह्मण की बात करूँ, मैं किसी आपका जातिवाद की बात नहीं कर रही हूँ। अगर संवैधानिक टर्म्स की बात करूँ तो संविधान के तहत आदिवासी और गैर आदिवासियों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एग्जाम्पल देना है मेरे को, तो मैं ब्राह्मण की बात करी। ब्राह्मण देश में कहीं भी घूम ले, लेकिन उसको आपका ब्राह्मण का ही दर्जा प्राप्त है, उसको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाता है। लेकिन एसटी अपने क्षेत्र से, अपने 5वीं क्षेत्र से या अपने राज्य से मतलब निकल कर कहीं और चला जाता है तो उसका जो मतलब कि आरक्षण होता है वो चला जाता है। तो ये आरक्षण हमको भीख में नहीं मिली हुई है, हम अपने क्षेत्र में है, यहाँ के जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार है। अगर झारखंड की बात करें, झारखंड के 32 ट्राइब है, या फिर आपका मध्य प्रदेश के जितने भी नोटिफाइड ट्राइब हैं, तो वहाँ पे उनको आरक्षण प्राप्त है। वो इसीलिए प्राप्त है चूँकि वो उनके लिए उनको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। बीच में एक आपका आंदोलन छिड़ा था आरबीसी का, रबाड़ी भरवाड़ चारण, इसका आरक्षण का मुद्दा, उनके आरक्षण का मुद्दा निकला था गुजरात राज्य में कि वह तो कुछ 3 तरह के जंगल थे, गिर क्षेत्र था और कुछ 2 तरह के जंगल थे। तो उन क्षेत्रों के रहने वाले जो निवासी थे, या फिर कहा जाए कि उस क्षेत्र में नोटिफाइड ट्राइब थे, रबाड़ी भरवाड़ चारण,
तो उस क्षेत्र के निवासी तो उनको बाकी जगहों पे अगर वो वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह पे आते हैं तो उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। यही है आरक्षण, यही है 5वीं अनुसूची, और इसी के तहत ही आदिवासियों को इंडिजेनस पीपल, जो यूएन के तहत इंडिजेनस पीपल का अर्थ वही है कि वैसे लोग जो कि किसी विशेष क्षेत्र में रहते, जो उनके लिए नोटिफाइड है, वही क्षेत्र हो, उसी को इंडिजेनस पीपल कहा जाए। तो इस हिसाब से जो नोटिफाइड ट्राइब है, 1950 में आपका शेड्यूल ट्राइब का ऑर्डर निकला था, जिसके तहत मतलब कुछ आदिवासियों को जन्म से आदिवासी होने की जो कैटेगरी होती है कि वैसे लोग जो कि आदिवासी माँ और आदिवासी बाप के मिलन से पैदा होते हैं, वही लोग आदिवासी हैं। ये अलग बात है कि अभी वर्तमान में साजिश के तहत मतलब कुछ लोगों को एसटी घोषित किया जाता है संविधान के तहत, कुछ लोगों को एसटी के तहत निकाल दिया जाता है। एसटी होने के क्राइटेरिया बताए गए हैं, 5 तरह की विशेषताएं बताई गई हैं। एक होता है आदिम जनजातीय गुण, एक होता है घुलने मिलने से कतराना, एक होता है अनूठी बोली भाषा संस्कृति, एक होता है आपका आर्थिक पिछड़ापन, और एक होता है आपका विशेष क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक अलगाव। तो ये 5 विशेषताएं बताई गई है। ये 5 विशेषताओं को वो खुद ही खत्म कर रहे हैं, साजिशन खुद ही खत्म किया जा रहा है। तो वो जो 5 विशेषताएं है उसको मतलब कि जैसे मैंने बताया कि भौगोलिक अलगाव है, ठीक है, 5वीं क्षेत्र है, यूएन के तहत इंडिजिनस पीपल होने की भी क्राइटेरिया वही है कि उनका भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। वो है आपका जो शेड्यूल ट्राइब के तहत जो आदिवासी होने की जो क्राइटेरिया, उसमें ये चीज़ आ रही है। यूएन के तहत जो इंडिजिनस पीपल होने की क्राइटेरिया है वो है अनूठी बोली भाषा और संस्कृति, ठीक है, वो आदिवासियों में भी है, उनकी अलग। जैसे कि कहा जाए कि आदिवासियों पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगता, मतलब कालांतर में हमारे पुरखे करते आ रहे थे, खेत बाड़ी ज़्यादा हुआ करती थी तो 2 विवाह करते थे, ना सिर्फ लड़कों को मतलब कि इस चीज़ की छूट थी, लड़कियों को भी इस चीज़ की छूट दी हुई थी, तो 2 शादियों का। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि एक बीवी के रहते दूसरी बीवी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन आदिवासियों पे यह चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। उत्तराधिकार का नियम कहा जाए तो लड़कियों को ज़मीन पे हिस्सा होता है, किसमें, हिंदू जो सक्सेशन एक्ट होता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा है। आदिवासी समुदाय में उल्टा है। यहाँ पे 1 सेकेंड, कांति भाई भी फोन ना करे कृपया। तो हाँ, तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उत्तराधिकार का अधिनियम है, इसके तहत जो आपका कहा जाए कि जो लड़कियों को आदिवासी लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं है, इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी जो रीति रिवाज है, परंपरा है कि जो कबीले की ज़मीन है, आदिवासी कबीला है, आदिवासी समुदाय की जो ज़मीन है वो किसी दूसरे समुदाय को नहीं जाना चाहिए। मतलब आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो सीएनटी एसपीटी एक्ट है, सीएनटी में क्या है, थाना क्षेत्र की बाध्यता है। मतलब कालांतर में यहाँ पे 2 थाना क्षेत्र हुआ करते थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे थाना क्षेत्र की बाध्यता कर दी। इसके पीछे रीज़न ये था कि किसी जैसे उरांव समुदाय की ज़मीन किसी और समुदाय को नहीं जानी चाहिए, संथाल समुदाय को नहीं जानी चाहिए, ठीक है, या फिर संथाल समुदाय की ज़मीन जो है उरांव समुदाय या मुंडा समुदाय या फिर किसी और जो 32 ट्राइब है उनको नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि संथाल समुदाय की अपनी अलग रीति रिवाज परंपरा है, उरांव समुदाय की अपनी अलग रीति रिवाज परंपरा है, ठीक है। मतलब मानते हैं कि पूरे देश के आदिवासियों की रीति रिवाज परंपरा मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी बोली में या फिर कुछ मतलब कि पहनावा में थोड़ा अंतर दिखता है। पूरे देश के जो 500 से अधिक जनजाति हैं उनके बोली भाषा संस्कृति थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ों में अंतर है, तभी जाके वो संताल घोषित है, तभी जाके कुछ लोग उरांव घोषित है, तभी जाके कुछ लोग मुंडा घोषित है, तभी जाके कुछ लोग गोंड घोषित है, तभी जाके कुछ लोग भील घोषित है, और इस तरह के कई सारे कम्युनिटी है, 500 से अधिक जो जनजाति हैं इस तरह से घोषित है। तो झारखंड में थाना क्षेत्र की बाध्यता रही थी कि एक जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय की ज़मीन दूसरे समुदाय को नहीं जानी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ की तो बाध्यता रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है कि थाना क्षेत्र की बाध्यता का अलग तरह से व्याख्या कर दी गई। अलग तरह से व्याख्या दैट मीन्स कि थाना तो अभी बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन आदिवासियों की ज़मीन जो अन्य समुदाय को नहीं जानी चाहिए थी, वो आदिवासी समुदाय की ज़मीन गैर आदिवासियों को भी जा रही है। जबकि सीएनटी एसपीटी के तहत साफ साफ मना है कि एसटी की ज़मीन किसी भी अन्य समुदाय को नहीं बेची जाएगी, लेकिन वो जा रही है। बहुतायत मात्रा में यहाँ पे ज़मीन का मतलब कि कानून का उल्लंघन होके ज़मीनें बिक रही हैं, ठीक है। जो
गलत व्याख्या करके ज़मीनें बिक रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कालांतर में हमारे पुरखों की संस्कृति या फिर पुरखों के द्वारा कही गई थी कि जो हमारे समुदाय की ज़मीन किसी गैर को नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर आदिवासी समुदाय का कोई लड़का किसी लड़की को लेके आता है तो वो लड़की तो यहीं पर रह रही है, तो ज़मीन भी कहीं पे नहीं जा रही है, वो कबीले के अंदर में ही है। लेकिन अगर आदिवासी लड़की शादी करके कहीं और किसी गैर आदिवासी के पास चली जाए तो जो आदिवासी, अगर लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा मिले तो वो ज़मीन फिर लड़की के साथ में चली जाएगी। तो इस तरह की स्थिति पैदा होगी। तो फिर वो जो रीति रिवाज संस्कृति में खतरा पैदा होने की संभावना है। तो ये सारी मतलब कि आपका विशेष संस्कृति है आदिवासी समुदाय में। और कुल मिलाकर ये आदिवासी लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं देना, दो विवाह की जो रीति रिवाज होती है, तो इस तरह की जो है आपका उत्तराधिकार का अधिनियम जो है वो आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी, आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ जाए तो भी पूरे देश के आदिवासियों के रीति रिवाज में यही आपको देखने को मिलेगा कि आदिवासी लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता। अब ये अलग बात है कि कुछ आदिवासी लड़कियां यहाँ पे आपत्ति उठा रही हैं कि हम लड़के लड़की एक समान है, आदिवासी समुदाय में लड़के लड़की एक समान है, तो लड़कियों को भी ज़मीन में हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। आदिवासी समुदाय में बहुत सारी चीज़ों के लिए छूट भी मिली हुई है। यदि कोई लड़की ससुराल छोड़ के घर आ जाती है तो फिर उसको ज़मीन में हिस्सा दिया जाता है, रहन सहन के लिए, पालन पोषण के लिए ज़मीन दिया जाता है। या फिर कोई विधवा हो जाए तो उसको रहन सहन पालन पोषण के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको ज़मीन में हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। या फिर मतलब कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दया भाव से या फिर आपका परिवार वाले अच्छे हो, गाँव वाले अच्छे हो, तो लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा मिल जाता है। लेकिन ये ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलने के पीछे, रेस्ट्रिक्शन के पीछे रीज़न यही था कि यदि आदिवासी लड़की किसी गैर आदिवासी के पास में चली जाए तो ज़मीन भी चला जाएगा, ठीक है, और रीति रिवाज संस्कृति में घाटा भी हो जाएगा। और हमारा जो संवैधानिक तरीके से एसटी स्टेटस का जो कैटेगरी है जो वो भी चला जाएगा। तो मतलब कि आपका जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, जो टर्म्स है इंडिजिनस पीपल यानी कि मूल निवासी या फिर मूलवासी, मैंने पहले भी बताया कि यूएन के तहत मेनली 2-3 क्राइटेरिया है कि एक तो विशेष क्षेत्र हो, वैसे लोग, देश के वैसे लोग जिनकी अपनी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो जहाँ पे वो अलग थलग रहते हो, बाकी की जनसंख्या से अलग थलग रहते हो। तो आदिवासी ही ऐसे हैं जो कि प्राचीन क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे उनकी अलग व्यवस्था है, उनकी अलग अपनी ग्राम व्यवस्था है, उनकी अपनी मिनी संसद है, उनकी अपनी अलग रूढ़ि व्यवस्था है। तो ये एग्जाम्पल, जैसे लड़कियों को ज़मीन में हिस्सा नहीं देना, या फिर आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होना, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के साथ में भी बाकी और सारे मतलब कि जो है कानून जो है वो उन पे लागू नहीं होना, ये सब चीज़ें मतलब कि डिनोट करती है, आपको बताती है कि ये जो जनसंख्या है 8% की जनसंख्या है आदिवासियों की, वही इंडिजिनस पीपल है। जैसा कि यूएन ने डिक्लेरेशन किया हुआ है कि वैसे ही लोग इंडिजिनस पीपल कहलाएंगे। अब इसमें आपकी जो बात आ रही है मूल निवासी की, ठीक है, तो मूल निवासी मैंने पहले भी बताया कि आदिवासी हो या मूल निवासी हो या मूलवासी हो, जो यूएन के जो भाग हैं आपके 153 कंट्री, 193 कंट्रीज़, वहाँ के जितने भी सदस्य राज्य हैं, सदस्य देश हैं, वहाँ पे आदिवासियों को कहीं पे ट्राइब बोला गया है, कहीं पे नेटिव बोला गया है, कहीं पे एबोरिजिन बोला गया है। नो डाउट हमको भी संविधान, जब 1950 के संविधान के पहले जब हमारी जनगणना हुई थी, जो 8% आदिवासी इनकी जनगणना हुई थी, तो उनको भी आपका एबोरिजिन कहा गया, नेटिव कहा गया, ठीक है, ट्राइब कहा गया। और जब सब संविधान बना तो संविधान बनने के बाद में हमको फिर शेड्यूल ट्राइब कहा गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं, जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल है, यह मतलब कि ट्राइब के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसी बात से रिलेटेड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वहाँ पे आपका जिनेवा में, मतलब आपका जब हमारे ही देश के कुछ लोग बोल के आए कि नहीं, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं वो सारे मतलब आदिवासी हैं, जबकि ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है वह आक्रमणकारियों का देश रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि संयुक्त राष्ट्र जो है आपका यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे भी आपका, या फिर अमेरिका की बात करें हम, ठीक है, वहाँ पे भी वो देश भी है जो कि आक्रमणकारियों का देश रहा है। तो एक जो टर्म आता है इंडियन, ठीक है, इंडियन को हिंदी में कहा जाता है भारतीय, लेकिन इंग्लिश में जो टर्म है इंडियन, इसका मतलब भारतीय नहीं, इसका मतलब होता है आदिवासी।
या आदिवासी मतलब आपका जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का मतलब हो गया आदिवासियों का देश। तो नाम क्या, सब जितना भी लोचा है वो नाम का ही लोचा है। इंडिया का मतलब हो गया आदिवासियों का देश, और इंडियन का मतलब हो गया आदिवासी। तो इसी तर्ज पे लोग कह रहे हैं कि नहीं, आक्रमणकारी होते हुए भी 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में आपका सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, जो 8% के आदिवासी वही भारत के मूलवासी हैं, मूल निवासी है, इंडिजिनस पीपल हैं, और बाकी जो 92% है वो विदेशी है, बाहरी आक्रमणकारी और उनकी संतानें हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है इंडिया, दैट इज भारत या फिर इंडियन, इसी टर्म पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इंडियन का मतलब चूंकि आदिवासी होता है और इंडिया का मतलब आदिवासियों का देश होता है, इसलिए पूरे भारत के जो लोग हैं वो आदिवासी हैं। ये निहायत ही बकवास है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अमेरिका में आपके नेटिव अमेरिकन है, उनको नेटिव इंडियन कहा जाता है। तो हमारा भारत तो वहाँ पे नहीं जा रहा है कुल मिलाकर, या फिर हमारे भारत के लोग तो वहाँ पे नहीं है, तो उनको नेटिव अमेरिकन या नेटिव इंडियन को क्यों कहा जा रहा है? चूँकि आपका डिक्शनरी में आप खोज के निकालिएगा, ठीक है, इंडियन का मतलब होता है आदिवासी। इसीलिए ये जो टर्म है इंडिया, दैट इज़ भारत या फिर इंडिया है, ये आदिवासियों का देश है और यह देश हमारा है। तो इस तर्ज पे अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा देश जो है वो आदिवासियों का है, जिस पे कई सारे जजमेंट भी आए हुए हैं। अब ये अलग बात है कि लोग मानने से इनकार करें तो ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जो भारत देश के 8% हैं, और कुछ ऐसे 8% से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपका समुदाय से अलग हो कि या तो उनको बहिष्कृत कर दिया गया हो या फिर उनको आपका कहा जाए तो पलायन कर गए हो। तो वैसे लोग जो कि किसी और राज्य में एससी या ओबीसी के आपका कैटेगरी में हैं, जो कि कभी ट्राइब रहे हो और एससी और ओबीसी के कैटेगरी में हैं, वो लोग हो सकता है कि शेड्यूल ट्राइब में रहे हो लेकिन उनको एसटी के स्टेटस में नहीं डाला गया है। चूँकि अपने विशेष क्षेत्र से वो निकल गए हैं बाहर, तब जाके उनको एसटी के स्टेटस से निकाल दिया गया है, या फिर उन रहे तो जन्म से वो आदिवासी ही। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो संविधान में आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन पे मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर दो चीज़ों को बहुत ही सुधार कर दिया जाए तो कई तरीके से आदिवासियों को फ़ायदा पहुँच सकता है। एक तो संविधान के तहत, संविधान में नहीं है ये टर्म्स, लोकुर कमेटी और ढेबर कमेटी। लोकुर कमेटी ऐसा है जो कि शेड्यूल ट्राइब के 5 क्राइटेरिया के तहत शेड्यूल ट्राइब निर्धारण करता है। जन्म से तो हम आदिवासी हैं, मरते दम तक हम आदिवासी ही रहेंगे, लेकिन जो लोकुर कमेटी है वो निर्धारित करता है कि कौन किनमें 5 क्राइटेरिया है। खुद ही बाहरी लोगों को मतलब कि हमारे 5वें क्षेत्र में घुसा रहे हैं, खुद ही मतलब कि हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाज को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी बोली भाषा संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। खुद ही जो क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया में एक है आपका आर्थिक पिछड़ापन। तो वो जो जल जंगल ज़मीन पे हमारा एकाधिकार होना चाहिए, वो देश के हित के लिए जो लेके जा रहे हैं, जैसे कि आपका कहा जाए कि देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अभी जो हसदेव में भी अभयारण्य में भी जो घटना हुई, आपके जो जंगल काटे जा रहे हैं, यह कहते हुए बाकी के जनसंख्या को यह बताते हुए कि नहीं, अगर कोयला नहीं मिला तो देश के हित के लिए कोयला बहुत ज़रूरी है, तो जंगल का काटा जाना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब किसी भी तरीके विकास के लिए आदिवासियों की ही बलि चढ़ती है। तो हमारे क्षेत्र में लोगों का आगमन हो रहा है, हमारे जो जल जंगल ज़मीन पे हमारा जो एकाधिकार है, 100% रिजर्वेशन है। जल जंगल ज़मीन चूँकि पूरा क्षेत्र ही हमारा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जल जंगल ज़मीन हमारी है ये तो हम कहते हैं, लेकिन कैसे ही हमको पता नहीं है। जब हमको क्षेत्राधिकार के आधार पे झारखंड में 32 नोटिफाइड ट्राइब हैं, ठीक है, क्षेत्राधिकार के आधार पे ये 32 ट्राइब अगर झारखंड के बाहर कहीं और किसी राज्य में, राजस्थान चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए, या फिर मतलब कि उत्तर प्रदेश चला जाए, तो वहाँ पे एसटी का स्टेटस नहीं रहता है। तो यहाँ के जल जंगल ज़मीन पे और खनिज पे एकाधिकार आदिवासियों का ही है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम ही नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर आज की रात भी बहुत हो गई है। 9 अगस्त पे मैं इतना ही कहूँगी कि अपने हक अधिकार को जानिए। 9 अगस्त के लिए बात करना था मेरा, और भी एक चीज़ छूट गई है जो कि ILO कन्वेंशन 107 और 169 जो मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के जो 193 कंट्रीज़ हैं, सदस्य राज्य हैं, जिसमें से एक भारत भी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कुछ जो सदस्य राज्य है जहाँ पे आदिवासी है, जो कि जहाँ की सरकारें मानती हैं कि वहाँ पे आदिवासी है, उन्होंने क्या किया, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है, जो अभी समय है, प्रापत्र है, जो संधि है, जिसको कहा गया 107, 107
या 169, इन दोनों में से 169 को उन्होंने हस्ताक्षर किया, जबकि भारत ने क्या किया कि 107 पे जो संधि पे हस्ताक्षर किया। तो ये हमारे साथ में भारत के आदिवासियों के साथ में थोड़ा कहा जाए कि साजिश किया गया है, ठीक है। क्यों? वो जो 169 है, अगर कहा जाए तो 169 में क्या होता है, जो आईलॉग कन्वेंशन 169 है, इसमें जो आदिवासियों को पूरी तरह से स्वशासन का अधिकार है, जो कि यूनाइटेड नेशन के कई सारे कंट्री सदस्य राज्य है, वहाँ पे आदिवासियों कई सारे राज्यों में, मतलब कई सारे देशों में आदिवासियों को जो स्वशासन का अधिकार प्राप्त है, नो डाउट। और यह हवाला दिया जाता है भारत में, मतलब कि आपका कि यहाँ के जो मतलब कि आदिवासी हैं उनको मतलब कि 107 पे हस्ताक्षर किया गया, जो कि यहाँ के आदिवासियों को मतलब कि धोखे के तहत बोलते हैं कि नहीं, यहाँ के ट्राइब जो है वो ट्राइब नहीं, यहाँ के पूरे लोग ही आदिवासी हैं। इस तरह कह के आईलॉ कन्वेंशन 107 पे हस्ताक्षर किया गया, जहाँ पे जो आदिवासियों को मिलने वाले अधिकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अधिकार होते हैं, उसका आधा ही हमको मिला। तो जो आईलॉ कन्वेंशन 169 या फिर 107 या फिर किसी भी तरह की संधियों की बात करें तो संविधान में उससे मिलते जुलते अनुच्छेद होने चाहिए, तब जाके वो भारत देश में या फिर किसी सदस्य राज्यों में वो बाध्यकारी होता है। तो हमारे भारत देश के जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें भी 5वीं अनुसूची या फिर अनुच्छेद 13(3) की बात करें तो ये जो दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244(1), 244(2) और अनुच्छेद 13(3) ये जो चीज़ें हैं, ये संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत आदिवासियों को स्वशासन की शक्ति है, आत्मनिर्णय की शक्ति है, जैसा कि यूएन कह रहा है कि अपने सदस्य राज्यों को कह रहा है कि हम आपके लोगों को स्वशासन का अधिकार दीजिए, उनको जल जंगल जमीन राजनीतिक आर्थिक तरीके से उनको खुद चुनने का अधिकार दीजिए, उनको खुद अपना स्वशासन करने का अधिकार दीजिए। लेकिन वहाँ पे राजनीतिक तरीके से भारत की सरकार को यहाँ पर हस्तक्षेप करना था ट्राइबल एरियाज़ में, इसलिए उन्होंने आईलॉ कन्वेंशन 107 पे हस्ताक्षर किया। जबकि होना क्या चाहिए था कि आईलॉ कन्वेंशन 169 के तहत ही, जो कि संविधान के 5वीं अनुसूची के जैसा ही है, सेम टू सेम है, संविधान का 5वीं अनुसूची भी भारत की सरकार नहीं मान रही है और इसी के तहत मान भी नहीं रही है, चूंकि उनको मालूम भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खुद बोलते हैं कि भारत की सरकारों को, ना सिर्फ भारत की सरकार बल्कि यहाँ के नेता मंत्री सांसद विधायक से लेके जो आपके जो जजेस भी हैं, उनको भी भारत के संविधान की जानकारी नहीं है, 5वीं अनुसूची की जानकारी नहीं है, संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी नहीं है, ठीक है। इसलिए जो आईलॉ कन्वेंशन जो है 169, इसकी मांग हमको मतलब कि करना चाहिए, भारत देश से करना चाहिए। और साथ ही साथ में 5वीं अनुसूची को लागू करने की मांग हम करते हैं। लागू करने की मांग हमको नहीं करनी चाहिए, बल्कि 5वीं अनुसूची लागू है और जिसको हमको खुद से अपने स्वशासन के तहत, अपनी ग्राम व्यवस्था के तहत उसको लागू करना है। रीति रिवाज परंपराओं की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही है कि हम खुद चाह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, और हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी रीति रिवाज परंपराओं को हम ऐसे दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी कुरीतियों के रूप में उजागर कर रहे हैं कि दूसरे लोग या फिर सरकार या फिर जो मतलब कि राजनीतिक सरकारों से लेके बाकी जो अदर्स है, लोग ये बोलने के लिए तैयार हैं कि आदिवासियों की संस्कृति खतरनाक है, इनको अगर छूट दे दिया जाए, इनके गाँवों को स्वशासन का शक्ति दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के बदनाम करने की साजिश है। चूँकि हम खुद हमारे द्वारा खुद ये कुरीतियों को उजागर किया जा रहा है। चीज़ें कुछ और होनी चाहिए थी, समय के साथ में स्थिति भी बदल गई है। हमको खुद के माध्यम से, गाँव के माध्यम से अपने रीति रिवाज परंपराओं को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हम अपने रीति रिवाज परंपराओं को बदल नहीं रहे हैं, बल्कि जो पुराने तरीके से चलते आ रहे हैं उस चीज़ को मतलब कि हम अभी भी उन चीज़ों को अपने लोगों पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। आप मानिए, आदिवासी का स्टेटस कहाँ है? अपने रीति रिवाज परंपराओं से है, हमारे जो बोली भाषा संस्कृति से है। आप संस्कृति मत छोड़िए, लेकिन अपनी संस्कृति को इस तरह से रिप्रेजेंट मत करिए कि दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएं कि आदिवासियों के जो ग्राम व्यवस्थाओं में केवल उनके जो मौलिक अधिकारों का, उनके अधिकारों का हनन होता है। खासकर अभी वर्तमान में मैं देख रही हूँ कि आदिवासी महिलाओं, जिनको मुझे लगता है कि अन्य जितने भी जो समुदाय के लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा आदिवासी महिलाओं को छूट है। ये मेरा खुद का भी मानना है। जितना कंफर्टेबल मैं आदिवासी समुदाय के अंदर अपने आप को महसूस कर पाती हूँ, हजारों लोगों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाती हूँ, अन्य समुदाय के बीच में ऐसा नहीं होता है। तो हम अपनी महिलाओं के साथ में कुछ ऐसा खुद ही कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग हम पे हंसने के लिए तैयार हैं।
दूसरे लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं, इनकी जो स्वशासन व्यवस्था इनसे छीन लेना चाहिए। और अगर मतलब बोलते हैं कि बंदर के हाथ में अगर नारियल दे दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो इस तरह का दूसरों के सामने हम खुद को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरों को लग रहा है कि सच में अगर इनके हाथ में अगर मतलब कि नारियल दे दिया जाए तो ये बंदर की तरह ही काम करेंगे। तो अपनी कुरीतियों को दूर करके गाँव की जो व्यवस्थाएँ हैं उनको, जो अपने रूढ़ी प्रथाएँ हैं उनको समय के अनुसार खुद ही चेंज करने की आवश्यकता है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा की बात को हमको अपने तरीके से उसको लागू करने की आवश्यकता है, ताकि दूसरे जो है संविधान के तहत तो ऐसे भी लिखित है कि दूसरे जो आपके कानून से लेके बाकी लोग हमारे रूढ़ी प्रथा में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले भी अपने लाइव में बताया है कि 3 तलाक पे किसी कोर्ट को या किसी राजनीतिक सरकार को जजमेंट देने का अधिकार नहीं था, चूँकि वो उनका रूढ़ी प्रथा है। 3 तलाक जो है, 3 तलाक पे मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन किसी दोस्त ने हमको बताया कि नहीं, 3 तलाक का मतलब वैसा नहीं है जैसा कि हमको बताया जाता है अखबारों के माध्यम से या फिर बाकी चीज़ों के माध्यम से बताया जाता है। ये बिल्कुल कोर्ट में जिस तरह की प्रोसेस होती है, ये 3 तलाक भी वैसे ही है। लेकिन इस चीज़ पे ज़बरदस्ती, चूँकि मुस्लिम समुदाय को इस पर खुद पे इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मौका दिया कि नहीं, आप मतलब कि न्यायालय के माध्यम से या फिर सरकारों के माध्यम से आप हम पे इंटरफेयर करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 3 तलाक पे मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे पहला तलाक जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसमें 6 महीने का मौका दिया जाता है कि तुम दोनों अलग अलग रहो, ठीक है। फिर दूसरा तलाक जब बोला जाता है, अगर साथ में अलग अलग रहने के बावजूद भी अगर दोनों में मतलब मेल नहीं हो पा रहा है तो फिर दूसरा तलाक बोला जाता है, उसमें साथ में रहिए, देखिए आप रह पाते नहीं रह पाते। बावजूद उसके अलग रहने या फिर 6 महीने अलग रहे, 6 महीने साथ में रहने के बावजूद भी अगर दोनों में मतलब किसी तरह का मतलब जो चीज़ें बदलती नहीं है, सामंजस्य बैठता नहीं है, तब जाके तीसरा तलाक होता है, तब जाके वो तलाक होता है। और इस तरह का मतलब कि प्रावधान तो कोर्ट में भी है। तो ये जो मुस्लिम समुदाय ने खुद अपने हाथों से दूसरों को मौका दिया कि आप हमारे जो व्यक्तिगत मामले, हमारा जो पर्सनल लॉ है उस पर इंटरफेयर करिए, तब जाके सरकारों को मौका मिला कि वो उस पर 3 तलाक पे कानून ले आए। तो ये मौका हमको अपने आदिवासी समुदाय में नहीं देना है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे अच्छी ग्राम सभा है ही। हमारी रूढ़ी प्रथा, हमारी जो मतलब कि बोली भाषा संस्कृति सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है। हमारे समुदाय में नो डाउट मतलब कि कुरीतियाँ नहीं है, किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक तथ्य है। कुछ भी मतलब कि आदिवासी समुदाय करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य है, तभी जाके वो कालांतर में मानते मानते आज भी रूढ़ी प्रथा बनी हुई है, और जिसके तहत ही आदिवासियों को स्टेटस प्राप्त है, संविधान की शक्ति है आदिवासियों को। तो इस चीज़ को अगर हम कुरीतियों के रूप में पेश करेंगे तो 3 तलाक पे जैसे जजमेंट आ गया, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाज परंपराओं पे भी ऐसा जजमेंट ना आए। बस मैं विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूरे देश के आदिवासियों को इसी चीज़ का आह्वान करती हूँ कि अपनी जो रीति रिवाज परंपरा को बचाए रखें, अपनी कुरीतियों को दूसरों के सामने उजागर ना करें, और मतलब एकता की जो कमी महसूस हो रही है अभी आदिवासी समुदाय में, चूँकि जो है आदिवासी समुदाय किसी भी मुद्दे पे एकजुट हो जाता है, नो डाउट आज भी है। मैं जानती हूँ कि किसी भी तरह का अगर आदिवासी समुदाय में कोई मुसीबत हो तो वो एकजुट हो जाता है। इसी बात की चिंता जो राजनीतिक सरकारों को है, इसलिए क्या कर रही है वो कि पूरे देश के आदिवासियों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये चाहूँगी आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप सभी को हार्दिक बधाई के साथ में यह मतलब आपसे चाहूँगी कि अपनी एकता को, पूरे देश के आदिवासियों की जो एकता है उसको बनाए रखें, साथ ही साथ अपने रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करते रहें, और साथ ही साथ अपने रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करते करते जो कुरीतियों के रूप में जो रूढ़ी प्रथा है उसको बदलने की आवश्यकता है गाँव के माध्यम से। चूँकि आपके गाँव की जो रूढ़ी प्रथा है उसको दूसरे गाँव के या फिर दूसरे समुदाय के गांव के रूढ़ी प्रथा वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपनी व्यवस्था को बनाए रखें, और अगर आपकी व्यवस्था बनी रहेगी तो आपके आदिवासी का स्टेटस रहेगा। बाकी एक बात जो बच गई यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसके लिए मैं किसी और दिन मतलब लाइव आके आप लोगों को इस पर जानकारी दूंगी, या फिर आगे की जो रूपरेखा तय करनी है उस पर बताऊँगी। आज तो रात बहुत हो गई है, बहुत ट्रैवलिंग भी किया है मैंने तो आज के लिए आज लाइव को मैं समाप्त करती हूँ। सबको जोहार करती हूँ। जय जोहार।